Excuse me, class. Class. चलिए हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो नया टॉपिक जो हमारा है वो है यूनियन ऑफ सेट। तो इसमें क्या यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं बच्चों, ये ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसे ही सेट्स में भी ऑपरेशंस होते हैं। सेट्स के ऑपरेशन क्या होते हैं, एक होता है बच्चों यूनियन, ठीक है बच्चों, दूसरा होता है इंटरसेक्शन, तीसरा होता है बच्चों सब्सट्रैक्शन। ये तीन ऑपरेशन क्या करते हैं, हम सेट्स पर अप्लाई करते हैं। अब बच्चों पहला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनियन एक वर्ड है जिसमें कहते हैं ना सम्मिलियन, यानी मिलाकर, मेल जोल, यूनाइट कर देना, किसी भी चीज़ को यूनाइट कर देना, एक यूनियन बना देना, ठीक है बच्चों। तो इसको हम नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हैं, यूनियन का मतलब एडिशन ही होता है एक तरीके से, ठीक है बच्चों, एक तरीके से एडिशन ही होता है यूनियन का मतलब। तो हम यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए सेट है और यूनियन बी सेट। तो जब ए यूनियन बी लिखा है, इसको ये वाले सिंबल से हम डिनोट करते हैं यूनियन को, ठीक है बच्चों। तो ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो जो इसका रिजल्टिंग सेट बनेगा उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें जो एलिमेंट्स ए में है वो भी होंगे और जो एलिमेंट्स बी में है वो भी होंगे। तो दोनों का ग्रुप बना देंगे हम, एक जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट्स बी में है दोनों का एक ग्रुप बना देंगे, वही होता है ए यूनियन बी। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमको एक चीज़ क्या देखनी पड़ेगी कि अगर कोई एलिमेंट्स ए में और बी में कॉमन है, ठीक है बच्चों, तो आपको रूल्स पता है सेट्स लिखने के कि कोई भी एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट ए और बी में कॉमन है तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे और बाकी के एलिमेंट सारे लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक सेट ए है, उसमें क्या है, उसमें है 1, 2, 3, और एक सेट बी है, इसमें है 3, 4, 5, 6, ठीक है बच्चों। अब ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर हम ऐसा लिखें ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, इन दोनों सेट्स का हमको एडिशन कर देना है, एक तरीके से जोड़ देना है, दोनों का एक ग्रुप बना देना है। तो इसका जो रिजल्टिंग सेट बनेगा, तो देखिए बच्चों जो एलिमेंट्स ए में है वो भी हम लिखेंगे 1, 2, 3, और जो एलिमेंट्स बी में है वो भी हम लिखेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो 3 है ना, वो ए में भी था, इसलिए इसको सिर्फ हम एक बार ही रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी के बचे को फिर लिख देंगे। तो 3 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो हम क्या लिखेंगे 4, 5, 6। तो ए यूनियन बी क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 3 इसमें भी था और इसमें भी था, इसलिए इसको हमने एक बार ही रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बच्चों। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम, तो कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम, इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से। ए में कितने एलिमेंट थे 1, 2 और 3, और ये बनेगा, ये जो 3 है ना, ये जो ए सेट है बच्चों, ये बी सेट है, ठीक है। ए सेट है और बी सेट है। ए के अंदर 1, 2 और 3 थे और बी के अंदर 3, 4, 5 और 6 था, ठीक है बच्चों। अब ये जो 3 है ना बच्चों, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको, इसकी जो बाउंड्री है हमने क्या किया, इसको एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो ए सेट में 1, 2 और 3 था और बी में 3, 4, 5, 6 था, तो ये इसका डायग्राम बनेगा। तो अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है बच्चों इस डायग्राम की, ये वाली, ठीक है बच्चों, इसको हम अलग से बना लेते हैं। ये जो इस तरीके की बाउंड्री बन के आ रही है और इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसको क्या हम डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग समझ गए होंगे यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रुप कर देना। अगर 2 सेट हैं उनका यूनियन निकालना है तो हमें उनके एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है और जो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों। सेकंड हमारा क्या है, इंटरसेक्शन।
अब इंटरसेक्शन बच्चों इससे बिल्कुल ही अपोजिट होता है। हमने क्या किया था, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को हमने जोड़ दिया था। इंटरसेक्शन में अपोजिट होता है। इंटरसेक्शन में अपोजिट क्या होता है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिए जाते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है, और जो ए और बी में कॉमन नहीं है उनको हमें आउट कर देना है। अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जैसे ए और बी सेट दिए हुए हैं 1 2 3 3 4 5 6। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इंटरसेक्शन का साइन बनाएंगे। ए इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स इसमें हमें रिप्रेजेंट करने हैं जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 बी के अंदर तो नहीं है। ठीक है, 4 5 और 6 ए के अंदर नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक ही एलिमेंट होगा जिसमें 3, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या था, 3 अकेला ही कॉमन था। ठीक है, इसको डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे, जैसे यही डायग्राम ले लेते हैं। ए सेट हमने लिखा था 1 2 और 3, ठीक है, और बी सेट लिखा था 3 4 5 6। जो 3 है और ये वाली जो बाउंड्री है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है बच्चों, जैसे ए यूनियन बी को हमने इस तरीके से डिनोट किया था, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे डिनोट करेंगे। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना बच्चों, यही इसका इंटरसेक्शन है, यही इसका कॉमन पार्ट है। तो ये जो इस तरीके का डायग्राम बन रहा है 3, ये है ए इंटरसेक्शन बी, यानी 3 जो है, जो एलिमेंट नंबर 3 है वो ए और बी दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब जो एलिमेंट्स उसमें कॉमन है हमें सिर्फ वो ही रिप्रेजेंट करने हैं। वैसे तो मैंने आपको इतना समझा ही दिया है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो ऑपरेशन है वो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है चलिए देखते हैं। हम एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, यही वाला। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से तीनों ऑपरेशंस हम समझने वाले हैं। चलिए बच्चों, हमें क्या देखना है, सब्सट्रैक्शन देखना है। अब a माइनस बी, ठीक है बच्चों, a में से b को माइनस कर देना है। ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब होता है हमें कौन से एलिमेंट लिखने हैं, हमें वो एलिमेंट लिखने हैं कि a सेट में से b सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 5 और 6, लेकिन a में तो ये एलिमेंट्स है नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, b में 3 और a में भी 3 कॉमन है, तो 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें माइनस करना है। तो a माइनस बी का जो हम रिजल्टिंग सेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो बचा है a में, a के अंदर 3 एलिमेंट थे और b में से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो एक a माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2। इसको डायग्राम में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका डायग्राम हम बना लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या था, 1 2 3 कॉमन था, 4 5 और 6, ये A सेट था और ये B सेट था। A माइनस बी, ये वाला जो A सेट का हिस्सा है ओनली, जो इंटरसेक्शन वाला था उसको भी हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। अब ये वाला हिस्सा हमको लेना है बच्चों, A माइनस बी। तो इसमें से जो B कॉमन वाला एलिमेंट था वो हमने क्या कर दिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2, तो ये वाला सेट क्या होगा, A माइनस बी। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, सेट्स के सब्सट्रैक्शन में अगर किसी A सेट में से B सेट को माइनस करेंगे तो A सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे जो B सेट के साथ कॉमन है, और जो B सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं बच्चों उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उनको हमें नहीं लिखना है। तो B सेट में और A सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको माइनस कर देंगे, और जो A सेट में बच जाएगा वो ही हमारा A माइनस बी होगा। तो बच्चों अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है, मैं चाहूँगा कि आप सभी उसको अपने नोट्स के रूप में तैयार कर लें ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। और अगर आप दोबारा भी पढ़ना चाहें तो आप इसी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप उसके नोट्स बना लेंगे, जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं
तो उससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, आपको बार बार जो है वीडियो नहीं खोलना पड़ेगा, और आपको नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप इसके नोट्स भी तैयार करते जाइएगा साथ में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो ऑपरेशंस होते हैं सेट्स के, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अभी हम वो डिस्कस कर रहे थे। अब उनसे रिलेटेड कुछ लॉज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो लॉ होता है, सबसे पहला लॉ हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ स्टेट करता है कि अगर किसी सेट का यूनियन है ए यूनियन बी, तो इसको अगर हम इंटरचेंज भी कर देंगे तो सेम ही आएगा। अगर हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। और ऐसे ही होता है इंटरसेक्शन के लिए, जिसमें अगर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और ये इक्वल होगा किसके? बी इंटरसेक्शन ए के। इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अभी बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ सेट्स लिखे हैं। जैसे ए सेट में 1 2 3 4 ए और बी एलिमेंट हैं, बी में ए बी सी डी ई 1 और 2 एलिमेंट हैं, सी सेट में 1 ए अल्फा बीटा गामा, एक हमारा एम्प्टी सेट है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, और एक हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए आ रहा है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं ए यूनियन बी, तो इसका जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो क्या बनेगा? जो एलिमेंट ए में है और बी में है उसको क्या करेंगे, हम एक साथ लिख देंगे। तो ए में जो एलिमेंट है पहले हम वो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ए, बी। अब देखिए बी में जो एलिमेंट्स हैं इसमें ए और बी, सेट ए में पहले ही हम लिख चुके हैं, तो इनको दोबारा से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे बी सेट को? यहाँ हम लिखेंगे सी, डी, ई, 1, 2, ठीक है। तो हमारा जो ए यूनियन बी का जो सेट आया है वो क्या आया? रिजल्टिंग सेट ये आया है। अब बच्चों देखिए हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर 1 और 2 को दोबारा से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि हमें नहीं करना था, ठीक है। 1 और 2 पहले ही हम कर चुके हैं ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो ये जो 1 और 2 है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टिंग सेट बना ए यूनियन बी का। अब अगर हम बी यूनियन ए बनाएं तो क्या बनेगा? बी यूनियन ए का जो रिजल्टिंग सेट होगा तो हम वो बनाते हैं ए, बी, सी, डी, ई, 1, 2, अब देखिए 1 और 2 यहाँ पे भी आ चुका है पहले ही, और ए और बी दोनों आ चुके हैं पहले। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं सिर्फ हम उनको यहाँ पे और रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो बचे हुए हैं वो हैं 3, 4, बस ये हमारा रिजल्टिंग सेट है। अब देखिए क्या ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो सेम है, क्या वो इक्वल है? चलो चेक करते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी है, 2 है, यहाँ भी है, 3 है, यहाँ भी है, 4 है, यहाँ भी है, ए है, यहाँ है, बी, सी, डी और ई। तो जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी सेट में थे वही एलिमेंट्स बी यूनियन ए सेट में भी हैं, इसलिए क्या हो गए बच्चों, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ये क्या हो गया, हमने इसको वेरीफाई कर लिया, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इंटरसेक्शन में हम उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका जो रिजल्टिंग सेट होगा वो देखते हैं क्या होगा।
ए सेट और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है? देखिए 1 2 यहाँ पर भी है, और ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर भी है, और 1 और 2 यहाँ पर भी है बी में। ऐसे ही ए और बी सेट ए में भी है और बी में भी ए और बी है। 3 और 4 और सी और डी आपस में कॉमन नहीं है दोनों सेट में, इसलिए हम इनको छोड़ देंगे। तो हमारा जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 1, 2, ए, बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्टिंग सेट बना वो ये बना 1 2 ए, बी। ठीक है, अब ऐसे ही हम बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्टिंग सेट देखेंगे। तो सेम, जो एलिमेंट्स बी में हैं और जो एलिमेंट्स ए में हैं, दोनों में जो कॉमन है हमें वो लिखने हैं। अब यहाँ देखो ए बी, यहाँ पर भी है ए बी, और यहाँ 1 2 और यहाँ पर भी है 1 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए, बी, 1, 2। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स हैं और बी इंटरसेक्शन ए में जो एलिमेंट हैं वो क्या है? सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, ए है और बी है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। इसीलिए हमारा जो लॉ है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों इक्वल होते हैं, ये क्या किया हमने? इसको वेरीफाई कर लिया, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ये होता है जिसमें कि किसी भी दो सेट्स का यूनियन अगर हम इंटरचेंज करके भी लिख दें, जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों ही सेम होते हैं। ऐसे ही इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों क्या होते हैं? दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा लॉ देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब हम इसका दूसरा लॉ देखते हैं। तो दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ होता है आइडेंटिटी लॉ। ये होता है आइडेंटिटी लॉ। इसमें क्या करते हैं बच्चों? इसका होता है अगर कोई भी सेट है ए, उसका यूनियन अगर हम किसी नल सेट के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सेम टू सेम ए मिलेगा। ठीक है, अगर किसी भी सेट का यूनियन नल सेट के साथ करेंगे, नल यानी कि एम्प्टी सेट, तो हमको क्या मिलेगा? जो सेट है वही मिलेगा। ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए। ऐसे ही अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ करेंगे तो हमको ए इंटरसेक्शन नल सेट का रिजल्ट नल सेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम अपने इस एग्जाम्पल से वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? ए यूनियन नल सेट, ए यूनियन नल सेट। अब देखिए रिजल्टिंग सेट क्या आएगा? हमें क्या लिखना है? यूनियन करना है, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमें जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं और नल सेट के जो एलिमेंट हैं, दोनों को जोड़ के एक ग्रुप बना के इस सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, ए, बी। ठीक है, ये इसका रिजल्टिंग सेट हो गया। अब देखिए नल सेट में तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, इसीलिए हमने उसका यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा। तो हमें जो सेट मिला है वो ए यूनियन नल सेट का क्या मिला है? वो सेम टू सेम क्या है मिला? ए ही मिल गया है। जो ए सेट था वही तो हमको रिजल्टिंग सेट में मिला है, इसलिए ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए होता है। ये हमने क्या किया? इसको भी वेरीफाई कर लिया, ये वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, ए इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट आता है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे ए इंटरसेक्शन नल सेट। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। अब देखिए ए सेट में 6 एलिमेंट हैं और नल सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसीलिए ये जो रिजल्टिंग सेट आएगा इसका ए इंटरसेक्शन नल सेट का, वो भी क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अब देखिए नल सेट भी एम्प्टी है और ए इंटरसेक्शन नल सेट भी एम्प्टी है, इसके लिए हम इसको नल सेट ही लिख देंगे। तो देखिए हमारा जो लॉ था ए इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू अ नल सेट, ये भी क्या होगा? ये भी हमने इसको वेरीफाइड कर लिया। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, आपको आगे चल के पढ़ने में आसानी होगी इसलिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा लॉ देखते हैं। तीसरा लॉ क्या कहता है बच्चों? थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है बच्चों आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर आप किसी भी सेट का यूनियन उसी के साथ करोगे
तो रिजल्टिंग सेट भी ए ही आएगा। ठीक है, ए यूनियन ए अगर आप लिखेंगे तो उसका जो रिजल्टिंग सेट क्या होगा, ए ही आएगा। ऐसे ही अगर आप ए इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तब भी आपका जो रिजल्टिंग सेट होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्योंकि बच्चों आपको पता ही है कि यूनियन में हम दो सेट्स को ग्रुप करके लिखते हैं और जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए सेट का ए के साथ ही ग्रुप करना है, तो जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट दोबारा से हमें ग्रुप करना है। तो देखिए पहली बार हम जो एलिमेंट लिखेंगे वो ये सारे हो जाएंगे। अब दूसरा ए ग्रुप है उसमें भी सेम एलिमेंट होंगे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कॉमन हो जाएंगे, तो हमें सबको नेग्लेक्ट कर देना है। तो हमारा जो रिजल्टिंग सेट भी वही आएगा 1, 2, 3, 4, A, B, यही हमारा रिजल्टिंग सेट आएगा। क्योंकि अगर हम दोबारा से A इसमें जोड़ेंगे या ग्रुप करेंगे तो सेम टू सेम यही के यही एलिमेंट्स जो हैं रिपीट हो जाएंगे, तो रिपीट तो होते नहीं हैं एलिमेंट्स, तो हमारा जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो ये बनेगा। तो हमारा ये जो लॉ है ये क्या है, वेरीफाई हमने इसको कर लिया। सेम A इंटरसेक्शन A करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन A अगर हम करेंगे तो हमको रिजल्टिंग सेट क्या मिलेगा, A मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो दो सेट्स के साथ कॉमन हो। अब A सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो A के साथ सारे के सारे क्या हो गए, कॉमन ही हो गए। तो A सेट में जितने एलिमेंट हैं अगर हम उसका कॉमन निकालेंगे A सेट के साथ ही, तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेंगे क्योंकि सभी कॉमन है। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 1, 2, 3, 4 A, B। तो देखिए A इंटरसेक्शन A की वैल्यू भी क्या आई, A सेट के इक्वल ही आई। तो हमने क्या किया, इसको भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो फोर्थ लॉ अब हम चेक करेंगे। फोर्थ लॉ क्या है बच्चों, फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ यूनिवर्सलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सलिटी। अब इस लॉ में क्या होता है, अगर हम ए यूनियन जो यूनिवर्सल सेट है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम किसी भी सेट का यूनियन बनाते हैं तो जो रिजल्टिंग सेट होता है वो भी यूनिवर्सल सेट ही आता है। ठीक है, और अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकालते हैं तो रिजल्टिंग सेट हमारा क्या आता है, ए आता है। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट को क्या करेंगे, हम इन स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करेंगे। तो देखते हैं इसका रिजल्टिंग सेट क्या यही निकल के आ रहा है। अगर हम ए का यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, यानी ए में जितने एलिमेंट्स हैं, और यूनिवर्सल सेट में तो कई सारे एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए ये वाले एलिमेंट्स तो इसमें हैं ही, तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी वही एलिमेंट्स होंगे। और हमें पता है कि यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स को ग्रुप कर देना या दो सेट्स के एलिमेंट्स को जोड़ के लिखना। ठीक है, तो ए में जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होंगे और जो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, इस रिजल्टिंग सेट में हमको लिखना पड़ेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, इसमें 1, 2, 3, 4, A, B, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, अब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी डॉट डॉट लिखेंगे। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी ए के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उसी में कंटेंट हैं, तो जो इसका जो रिजल्टिंग सेट आया वो भी क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये स्टेटमेंट हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। अब देखिए बच्चों इसका क्या है, इसका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दो सेट्स के साथ में कॉमन है, यानी दोनों सेट्स में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स क्या होंगे, इस सेट के साथ कॉमन आएंगे। इसीलिए इसका जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1, 2, 3, 4, A,
कॉमा बी। ठीक है बच्चों, सिर्फ इसमें इतने ही एलिमेंट कॉमन आएंगे क्योंकि ए के अंदर 6 एलिमेंट थे और सिर्फ वही 6 एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के साथ कॉमन आएंगे, इसीलिए जो रिजल्टिंग सेट होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, तो हमने इस स्टेटमेंट को भी क्या किया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम 5वां लॉ देखते हैं। तो 5th लॉ क्या कहता है, 5th लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चों आपने 10th क्लास में इस तरीके से मल्टीप्लाई किया होगा, जैसे कि अगर यहाँ पर a लिखा हुआ है और अगर ब्रैकेट में a प्लस या b प्लस c लिखा हुआ है, तो हम क्या करते थे, हम इसको जब एक्सपेंड करते थे तो हम कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस तरीके से एक्सपेंड कर देते। यही तो क्या होता है, यही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सेम हमको इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सेट्स के साथ करना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है, जैसे कि अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C दिया है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये होगी A यूनियन B, पहले A यूनियन B, पहले A का यूनियन करेंगे हम B के साथ, उसको ब्रैकेट में रख देंगे, और फिर बीच का इंटरसेक्शन, फिर A यूनियन C, A यूनियन C। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने क्या किया, A और B पहले इसका यूनियन किया, उसको अलग लिखा, फिर बीच में इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन किया, फिर से A यूनियन C किया, A यूनियन C किया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ लिखा हो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है, तो इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, पहले A इंटरसेक्शन B करेंगे हम, A इंटरसेक्शन B, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका यूनियन करेंगे सेकंड के साथ A इंटरसेक्शन C के साथ। ठीक है, A इंटरसेक्शन C के साथ। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम वेरीफाई करेंगे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहले स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है LHS। ठीक है, ये है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि B इंटरसेक्शन C क्या होता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन C, इसका जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो क्या बनेगा, B इंटरसेक्शन C, यानी B और C, B सेट और C सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमको वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा B सेट में A और यहाँ से A कॉमन है और 1 और यहाँ पे 1 कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जो कॉमन आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, 1, A। ठीक है, तो हमने B इंटरसेक्शन C निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका यूनियन करेंगे A सेट के साथ, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी A सेट तो हमने यहाँ लिखा है और B इंटरसेक्शन C सेट ये लिखा हुआ है। अब देखिए A सेट में है और ये जो 1 और A है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 और A यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, A सेट, ये 6 एलिमेंट हैं और B इंटरसेक्शन C में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यूनियन करना है, यूनियन करना यानी ग्रुप कर देना, यानी कि 2 सेट्स को जोड़ना। ठीक है, तो A और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जो 1 और A है उसमें भी है, तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा रिजल्टिंग सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, A, B। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इसका रिजल्टिंग सेट बन गया। अब चलिए इसका राइट हैंड साइड देखते हैं, क्या ये सिमिलर आएगा, जो इसका RHS है। RHS क्या है, RHS है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A यूनियन B, A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B का मतलब A और B के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टिंग सेट होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, A, B। ठीक है,
ए और बी ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अब क्या लिखेंगे, कॉमा सी कॉमा डी, और 1 और 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो हमारा ए यूनियन बी का रिजल्टिंग सेट ये बना। अब निकालेंगे ए यूनियन सी का रिजल्टिंग सेट। तो ए यूनियन सी का रिजल्टिंग सेट यानी ए और सी का कंबाइन। ए और सी का कंबाइन क्या बनेगा, देखिए 1, 2, 3, 4, ए, बी, अब देखिए 1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ए को भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब क्या बचा, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ए यूनियन सी का जो रिजल्टिंग सेट आया वो ये आया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों सेट जो हमको रिजल्ट में मिले हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी जो सेट मिले हैं, इसका इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों सेट में कॉमन है, तो इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो हम इनके इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी, चलिए यहाँ कर लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम इसका रिजल्टिंग सेट कैसे लिखेंगे भाई, इसका रिजल्टिंग सेट में जो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ए बी और 1 2 3 4 ए बी, ये एलिमेंट्स इसमें कॉमन है, सी और डी इसमें नहीं है और अल्फा बीटा गामा इस वाले में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो जो कॉमन है सिर्फ उनको ही लिखेंगे। तो क्या है, 1, 2, 3, 4, ए, बी। ठीक है, अब ये जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो रिजल्टिंग सेट आया वो ये आया, ये जो RHS था हमारा। ठीक है, और LHS जो आया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसका भी यही सेट आया, 1, 2, 3, 4, ए, बी, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, LHS इज इक्वल टू RHS, तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जो स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड थी, उसके इक्वल क्या आया हमारा, राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट, दोनों ही इक्वल आए। तो हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का दूसरा स्टेटमेंट, इसको भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले, ए इंटरसेक्शन बी, और उसका यूनियन करेंगे किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो चलिए इसको भी हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में ये वाला हिस्सा है, तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, B यूनियन C निकाल लेते हैं। तो ये है B यूनियन C। ठीक है, तो B यूनियन C में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो B और C दोनों में प्रेजेंट हैं, तो दोनों का हम कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, तो B और C के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन ग्रुप कर देना है। तो A, B, C, D, E, 1, 2, अब यहाँ पर 1 और A ऑलरेडी आ चुका है इसमें। अब जो बचे हैं वो क्या है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे हम, अब दूसरा हमें करना है इसके A के साथ इंटरसेक्शन करना है इसका। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टिंग सेट बनेगा, यानी जो हमारा ये B यूनियन C सेट है उसमें और A सेट, जो A सेट है उसका इंटरसेक्शन, यानी कि उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो A और B यूनियन C के सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वही हमें लिस्ट करना है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 यस कॉमन है, 2 यस कॉमन है, फिर 3 4 नहीं है, A ठीक है, B है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 1, 2, A, B, ये इसका आंसर आया, A इंटरसेक्शन B यूनियन C का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
अब हम RHS ले लेते हैं। RHS में क्या स्टेटमेंट है? A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले निकालते हैं हम A इंटरसेक्शन B, ठीक है। A इंटरसेक्शन B, इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट जो A और B में कॉमन है। तो A और B में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 1, 2, A, B, ठीक है। यही 4 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। दूसरा क्या निकालेंगे? दूसरा निकालेंगे A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C में A और C में जो कॉमन एलिमेंट हैं हम वो लिखेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो 1 और एक A, इसके बाद अल्फा बीटा गामा और 3 4 और ये नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 1, A, बस ये 2 एलिमेंट कॉमन है, इसलिए हमने ये लिख लिया। अब इसका हमको क्या करना है? इसका हमें यूनियन बनाना है, इन दो का, इन 2 सेट्स का यूनियन करना है। देखिए यहाँ पे भी इन 2 सेट्स का यूनियन किया है, तो इसका हम यूनियन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसका जो रिजल्टिंग सेट बनेगा, तो देखिए 1 और 1 कॉमन है, A और A कॉमन है, इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे और बाकी के बचे को लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको क्या करना है? ग्रुप करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। तो हमारा जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा 1, 2, A, B। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है? LHS की जो वैल्यू थी A इंटरसेक्शन B यूनियन C, उसकी वैल्यू क्या आई थी? ये सेट था। और A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आई है। अब देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही सेट क्या है? इक्वल है। तो हमारा जो स्टेटमेंट था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकंड स्टेटमेंट, वो क्या हो गया? ट्रू हो गया। हमने क्या किया? इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का स्टेटमेंट था दूसरा, वो भी क्या हुआ? वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से, जितने भी अभी मैंने आपको समझाए हैं, सबको क्या करना है? अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट करना है, इसके नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अपनी नोटबुक उठानी है और रिवाइज कर लेना है, आपको बार बार वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अभी हमने पढ़े थे लॉज पढ़े थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉज पढ़े थे यूनियन और इंटरसेक्शन के। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जैसे कि अगर सेट A है, हमारा A सेट क्या है बच्चों? 1, 2, 3, 4, A, B, ठीक है। हमारा A सेट ये है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि A में नहीं हैं, और जो A में हैं उनको हम A कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं? या तो इसको A और उसकी पावर में C लिख देंगे इस तरीके से, या फिर A के ऊपर एक डैश लगा देंगे इस तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसको हमने सारे नंबर्स इसमें रख रखे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट, अब हमें क्या करना है? A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो A का कॉम्प्लीमेंट वो होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे और बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स होंगे। यानी जो एक यूनिवर्सल सेट है उसके बाकी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और जो A में है वो एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से किसको माइनस कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे हम A को, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस A, ठीक है, ये होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट है A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A, ठीक है। जैसे हमने अभी
एसोसिएटिव लॉ में पढ़ा था, उसमें क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी होता है। लेकिन जब बात सब्सट्रैक्शन की आती है बच्चों, तो क्या होता है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं होगी। चलिए करके देखते हैं कि कैसे नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी, ठीक है। इसका जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो क्या बनेगा, तो बी सेट में से वो सारे एलिमेंट हम नेग्लेक्ट कर देंगे या रिमूव कर देंगे जो कि ए सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखिए इस बी सेट में ए और बी 1 और 2 ए में भी है, तो जब हम ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए और बी यहाँ से हट जाएगा और 1 और 2 यहाँ से भी हट जाएगा। तो ए माइनस बी क्या बचा हमारे पास, 3, 4, ठीक है। अब इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड था LHS, इसका RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, RHS है B माइनस A। तो इसका जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो क्या बनेगा, B सेट में से वो सारे एलिमेंट्स को हमें हटा देना है जो कि A सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। B सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा देना है जो A में प्रेजेंट है। तो A में देखिए 1 और 2 है, तो यहाँ से 1 और 2 हट जाएगा। A और B प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ से A और B हट जाएगा। जो बचा हमारे पास वो क्या बचा, C और D बचा। तो यहाँ हम लिखेंगे C, D। अब देखिए A माइनस B में 3 और 4 थे और B माइनस A में C और D हैं। तो इन दोनों की जो वैल्यू है सेट्स की वो डिफरेंट है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, ट्रू हो गया। A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं या दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, A माइनस बी इज सबसेट ऑफ A, ठीक है। A माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ A। तो A माइनस बी जो एक रिजल्टिंग सेट बनेगा वो सबसेट होगा किसका, A का सबसेट होगा। और उसमें जो एलिमेंट है वो देखिए ये वाला साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो A माइनस बी का जो रिजल्टिंग सेट आएगा वो उसका A का क्या होगा, A माइनस बी का जो रिजल्टिंग सेट होगा वो A का भी सबसेट होगा। तो देखते हैं कैसे, मान लेते हैं कि A माइनस बी इज इक्वल टू, इसका यहीं से ले लेते हैं A माइनस बी। तो A माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, अभी हमने निकाली थी 3, 4, ठीक है। अब देखें 3, 4 क्या A का सबसेट है, हाँ, क्यों, क्योंकि A माइनस बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं 3 और 4 वो A में भी प्रेजेंट हैं, इसलिए A माइनस बी इज द सबसेट ऑफ A। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल से तो हमने ये देखा कि ये इसका सबसेट आ रहा है, लेकिन किस एग्जाम्पल में, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा जिसमें इसके सम यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे, कब, जब बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो ए सेट के साथ, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बी सेट यहाँ पर है, ए सेट यही लेके चलते हैं, और एक बी सेट मान लेते हैं यहाँ पर है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब बी इसको लेके चलो, इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ए ये ले लिया और बी ये ले लिया। अब अगर हम ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, देखिए बी में और ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो ये सारे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ही नहीं, और बाकी का इसमें से कुछ भी माइनस होगा नहीं क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन था ही नहीं। तो जो हमारा रिजल्टिंग सेट होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, A, B, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, A माइनस बी इसके जो इक्वल हो जाएगा किसके, A के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसीलिए इस इक्वल साइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, क्यों, क्योंकि ये जो A माइनस बी है वो A के इक्वल भी हो सकता है इन केस में, ठीक है।
इसीलिए a माइनस बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a एंड a माइनस बी कैन ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज दैट ऑफ a। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो हमने वेरीफाई कर लिया। तो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सेट A है, सेट A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अगर A में से इंटरसेक्शन लिया जाए A कॉम्प्लीमेंट का, तो रिजल्टिंग जो सेट आता है वो क्या आता है? एक नल सेट आता है। क्यों? क्योंकि जब हम A सेट लिखते हैं और A कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन A सेट में और A कॉम्प्लीमेंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों? नल सेट आएगा, खाली आएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई सेट A है और उसका हम यूनियन निकालते हैं उसके ही कॉम्प्लीमेंट से, तो हमको जो रिजल्टिंग सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि A में जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं और A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो कि A में नहीं हैं, ठीक है। A सेट के जो एलिमेंट्स हैं और A कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट हैं दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमें ऑल ओवर एलिमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट उस नल सेट होता है और किसी भी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा बचता नहीं है जो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट नल हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, नल सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, एक भी, बिल्कुल इसकी वैल्यू नल है, खाली है, ठीक है। तो जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो सारे एलिमेंट उसके अंदर ले लेंगे, नल के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो नल सेट में नहीं है। तो जब नल सेट में कुछ भी नहीं था तो नल के कॉम्प्लीमेंट में सब कुछ आ जाएगा, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? अगर हम किसी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो नल सेट आता है और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? सिक्स्थ प्रॉपर्टी है अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमको रिजल्ट में वही सेट मिलेगा A, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम A सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो A में नहीं है, है ना, और जो A में थे वो माइनस हो जाएंगे उसमें से, ठीक है। अब A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लोगे तो A कॉम्प्लीमेंट में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको हटा देंगे और जो नहीं थे, कौन से एलिमेंट्स नहीं थे A कॉम्प्लीमेंट में? A के एलिमेंट नहीं थे, इसीलिए जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको? A मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, कोई भी सेट है X कॉम्प्लीमेंट और अगर हम इसको फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दें, X कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दें तो दोबारा से हमको क्या मिलेगा? X सेट ही मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में बचता है हमारा वो क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में दो स्टेटमेंट हैं बच्चों। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो A इंटरसेक्शन B का जो सेट आएगा रिजल्टिंग, उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, A कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन कर देंगे B कॉम्प्लीमेंट के। बच्चों यहाँ इंटरसेक्शन था और यहाँ यूनियन क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहाँ हमने A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो A ये जो कॉम्प्लीमेंट लिया है तो A का कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऐसे ही इंटरसेक्शन का भी उल्टा कर देंगे। जैसे A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट A का उल्टा सेट होता है, ऐसे ही B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, B का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, क्यों, जो एलिमेंट B में है वो B कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। ऐसे ही इस इंटरसेक्शन का भी क्या कर देंगे, हम इन्वर्स कर देंगे। इसीलिए जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इस इंटरसेक्शन का रिवर्स करके यूनियन कर देंगे, ठीक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 1 2 3 और इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं, कॉमा, और इसी सेट में A B C ये Z तक सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट, हमने इसको एक मान लिया, लेट कर लिया कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब हम इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, LHS। LHS क्या है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B यानी कि A और B के कॉमन आने वाले एलिमेंट्स। तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो है 1, 2, A, B। तो A इंटरसेक्शन B का जो रिजल्टिंग सेट आया वो हमारा 1, 2, A, B आया। अब क्या करना है हमको, A इंटरसेक्शन B इस सेट का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसको हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टिंग सेट क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 को हटा देंगे, यहाँ A और B है और यहाँ से A और B को भी रिमूव कर देंगे। तो रिजल्टिंग सेट क्या बनेगा, 3, 4, 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक, कॉमा A और B को हट जाएंगे तो क्या बचेगा, C, D, E, डैश 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 X, Y, Z, ठीक है। ये हमारा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, LHS का जो स्टेटमेंट था हमने वो सॉल्व कर लिया। अब ले लेते हैं हम RHS, ठीक है। RHS में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हम A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और A और B इस सेट में से गायब हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 6, 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक, और यहाँ से A और B हट जाएगा, C, D, E डैश 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 X, Y, Z तक, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखते हैं, अब क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे दूसरा B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। B कॉम्प्लीमेंट में देखिए B में से जो जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो देखो 1 और 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए 1 और 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इन्फिनिटी तक, और A, B, C, D यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे E, F, G, H डैश 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 X, Y और Z तक, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट सेट ये आया, B कॉम्प्लीमेंट सेट ये आया। अब क्या करना है हमको, इसका यूनियन करना है, दोनों सेट को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो देखो बच्चों हमने क्या सीखा था कि जो भी एलिमेंट्स 2 बार प्रेजेंट हैं उनको हम एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 3 और 4 तो एक बार है, लेकिन 5, 6, 7 से लेके इन्फिनिटी तक ये रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही
सी और डी एक ही बार है, लेकिन ई से लेके एक्स वाई जेड तक ये क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। इसलिए जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ही बार लिखेंगे और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 3, 4, 5, 6 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ऐसे ही ये आएगी सी, डी, ई, एफ, डैश 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 एक्स, वाई और जेड तक। ठीक है, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारा ये आया, और ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा सेट ये आया। अब जो हमारा ये रिजल्टिंग सेट था और ये रिजल्टिंग सेट था, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों ही इक्वल हैं। इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हुआ, प्रूव हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब हम कर रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट को जब सॉल्व किया तो ए का भी कॉम्प्लीमेंट किया और यूनियन को रिवर्स करके उसका इंटरसेक्शन कर दिया और बी का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ठीक है, तो अभी क्या हमने जो लास्ट स्टेटमेंट जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि जब हम इसको वेरीफाई करने जाएंगे तो जो LHS में है उसमें जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो RHS के रिजल्टिंग सेट से क्या होगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, यानी LHS बराबर RHS आ जाएगा। बच्चों आप लोग खुद से करके देखिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा ये करना। ये इन्हीं सेट्स का यूज़ करके आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, अभी हमने जो पिछले बार किया था, जो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को हमने प्रूव किया था, वैसे ही इसको आप लोग सभी प्रूव करेंगे, है ना। बहुत आसानी से कर लेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसको करने में। ठीक है, तो ज़रूर से आप एक बार ट्राई करिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है बच्चों, सेट्स चैप्टर का थ्योरी पोर्शन जो है, थ्योरी पोर्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, वो क्या करेंगे उनको हम एक्सरसाइजेस के साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और बच्चों एक बात और आप ध्यान रखना कि जो भी हमने यहाँ अभी डिस्कस किया है उन सभी चीज़ों के आप नोट्स अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। और बच्चों मानिए ना मानिए, बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सेट्स चैप्टर है ही बहुत मज़ेदार, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे। और आशा करता हूँ कि आपको जो भी आज हमने यहाँ पढ़ा है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी 11th क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।